जी गुड इवनिंग आप सबको गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इसका टाइमिंग 6:30 टू 8:30 रहता है, नहीं 8 बजे तक, 6:30 से 8 बजे तक रहता है। और ये जो बैच है ये बेसिकली मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों यहाँ पे हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कराते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का प्री हो या मेंस हो, दोनों ही लेवल एक साथ लेके चलते हैं। प्री हो या मेरे बच्चों मेंस हो। आवाज़ आ रही है ना सब बच्चों को? आवाज़ आ रही है, ठीक है। लाइट बढ़ा दूं बेटा? लाइट ऑन कर दियो, ये वाली दूसरे वाली, हाँ ये जी। अब लाइट बढ़ गई, अब ठीक है। अब मास्टर गोरा चिट्टा दिख रहा होगा तुम्हें तो प्री हो या मेंस हो या साथ में CHSL हो या हमारा CPO हो जिसके थ्रू आप सब इंस्पेक्टर वगैरह सेलेक्ट होते हैं, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल ये हो, या आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, यूपी लेखपाल हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो साथ में, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे CDS कंडक्ट कराता है। तो CDS में 100 नंबर का मैथ रहता है, तो हम पूरे का पूरा मैथ कराते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक है जो जनरल कंपटीशन में नहीं पूछे जाते, जो CDS में पूछे जाते हैं। खासकर स्टैट्स वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, तो हम स्टैट्स वाले पोर्शन को भी इस बैच में करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी का ही एक CSET होता है जिसको हम सिविल सर्विस में एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं प्रीलिम्स लेवल पे, तो इसमें जो मैथ आता है वो भी हम कर रहे हैं। यानी कोई भी लेवल हो, किसी भी स्टेट की बात हो रही हो, हरियाणा हो, बिहार SI हो, यूपी SI, कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी लेवल का, यानी कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है उनमें जहाँ पर भी मैथ का यूज़ होता है। अजय नहीं भाई, NDA अलग चीज़ है, NDA 12th बेस होता है, लेकिन इसके अंदर पूरा 11th और 12th का मैथ आता है ना। तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है NDA का, NDA नहीं, ठीक है। जो जनरल जितने भी कंपटीशन है उनमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी चैप्टर आते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कराएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे बैच का शेड्यूल है। आज हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग रहेगा 6:30 से 8 इस बैच का, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास रहा करेगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। शुरुआत हम करेंगे परसेंटेज यानी अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक में पहले बेसिक होगा परसेंटेज का, फिर परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन होंगे, देन उसके बाद फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फिर CI SI, आपका एवरेज आ जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद फिर बाकी पूरा एडवांस कंप्लीट होगा, ठीक है। पहले अर्थमेटिक होगा, फिर बाद में एडवांस होगा। तो ये इस बैच में चैप्टर वाइज शेड्यूल रहेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम जो शुरुआत करने वाले हैं मेरे बच्चों, वो अरिथमेटिक से करने वाले हैं, ठीक है। टाइमिंग 6:30 से 8 रहेगी, ठीक है। और आज से हम अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपके मन में जो भी डाउट आएंगे धीरे धीरे आप कमेंट करते रहना, मैं वक्त के हिसाब से उनके आंसर भी देता चला जाऊंगा, ठीक है। जो बच्चे पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में आपकी जो लाइव क्लास है वो तो ये इसी टाइम रहेगी 6:30 से 8 बिल्कुल। और उसके बाद वही क्लास फिर आपके ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड रह जाएगी पूरा अगले 1 साल के लिए। तो आप लाइव भी पढ़िए। लाइव पढ़ने का अलग फायदा होता है, अलग फायदा इन द सेंस कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि जब कोई टीचर यहाँ पे आपको पढ़ा रहा होगा लाइव, तो आप भी साथ साथ लाइव पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन आंसर साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है। तो उसका एक फायदा होता है। बाद में उसी क्लास को तुरंत फिर घर पे जाके, घर पे ही रहोगे तुम जाके क्या, तो उसी चीज को रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। मेरे दोस्तों, मैंने आज से करीबन 5 साल पहले यानी 2016 में पहली बार YouTube पे अपना एक लेक्चर अपलोड किया था। पहली बार मैंने अपना एक चैनल बनाया था, राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन। आज से करीबन 4 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था, 2016 में मैंने काम किया था। और उस समय YouTube पे ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, YouTube इतना प्रमोट भी नहीं होता था जितना आज के समय में YouTube है। उस समय जियो भी नहीं आया था,
और मेरे बच्चों मैंने शुरुआत अपनी वहाँ परसेंटेज वाले चैप्टर से ही की थी। सबसे पहले मैंने परसेंटेज का एक 1.5 घंटे का लेक्चर डाला था, उसके बाद फिर मैंने परसेंटेज का पूरा 6.5 घंटे का लेक्चर डाला था, और आज इसके करीबन 1,57,00,000 व्यूज हो चुके हैं। 1,57,00,000 लोगों ने उसे देखा है। तो जिस चीज़ की मैंने तब शुरुआत की थी और जिसके बिहाफ पर ही बहुत सारे बच्चे मेरे टीचिंग स्किल को जान पाए, मेरे पढ़ाने के तरीके को जान पाए, तो मेरे लिए आज ये बड़ा सौभाग्य है कि दोबारा से आज मैं YouTube पे फिर से परसेंटेज ही पढ़ा रहा हूँ। यानी जो आज से 4-5 साल पहले जो चीज़ मैंने करी थी और जिसके दम पे आज तक मैं चलता आ रहा हूँ, आज भी मैं उसी चीज़ को दोबारा से जीरो से ही शुरुआत करने लग रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जो आज से 4-5 साल पहले चीज़ें थी वो अब नहीं है, जो आज हैं वो 1 साल बाद चीज़ें नहीं होंगी, है ना। हर एग्जाम का डे बाई डे लेवल चेंज होता रहता है, हमें उसके अपडेशन के थ्रू गुजरना होता है। लेकिन मेरे बच्चों, हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो शुरुआत हमें हमेशा जीरो से ही करनी होती है, और जो बेसिक चीज होती है वो कभी नहीं बदलती। वो बेसिक तो हमेशा वही रहती है जो आज से 20 साल पहले थी, जो आज थी, जो आगे 20 साल बाद भी रहेगी। परसेंटेज का मतलब एक बेसिक चीज थी, 100 पे हिस्सा, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पे, वो तब भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन को अप्रोच करने का लेवल, चीजें बदलती चली जाएंगी। तो आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखना है और धीरे धीरे मेरी बातों को समझते चले जाना है। जो भी चीज आज मैं आपको यहाँ कराऊंगा वो आज ही आपको, जो कैरियर ऐप है उसमें जो नोट्स वाला सेक्शन है उसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, साथ के साथ PDF के फॉर्मेट पे। ठीक है, क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी, सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। बाकी आप लाइव पे पूरा फोकस रखिए, पूरा ध्यान रखिए। तो मेरे दोस्तों, आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से यूट्यूब पे मैंने आना शुरू किया था। और उस समय मेरे बच्चों यूट्यूब पे हालत ये होती थी कि चैप्टर पढ़ाया और पूरे 24 घंटे में जाके व्यू पहुंचते थे कितने, 1000 व्यू, 1000 व्यू भी नहीं पहुंच पाते थे, 300 व्यू, 400 व्यू, इस तरीके से पहुंचा करते थे व्यू। कारण क्या था कि उस समय नेट इतना अच्छा था नहीं, और फिर जियो आया और जियो के बाद तो तहलका मच गया, और उसके बाद तो दिन में लाखों व्यू बढ़ जाते हैं। तो आज उन वीडियोस के करीबन 1,57,00,000 व्यू पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज उसी चीज से शुरू करते हुए, मतलब एक खुशी भी हो रही है मेरे को कि आज मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। तो कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसको साइड करना और बेसिक चीज पे पूरा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होगा बट कॉन्सेप्ट और जो बेसिक पकड़ है वो हमें हमेशा ही ध्यान में रख के तैयार करनी होगी। तब हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ही मेरे बच्चों, तो आज जब हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर 3 सवाल हैं पढ़ाने से पहले। पहली चीज है बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन। कि जो भिन्न होती है, उसका आधारभूत ज्ञान हमको होना जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं, आधारभूत ज्ञान, यानी लगभग अगला जो 20 मिनट का सेशन है उसमें हम इस सारे ज्ञान को सीख लेंगे कि इसका आधारभूत ज्ञान क्या रहता है। ठीक है, कारण क्या है कि इसकी जरूरत हमें हर क्वेश्चन में पढ़नी, हर जगह पढ़नी। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर यूज आना है वो है मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। कि भैया जो हम भिन्न बनाने लग रहे हैं उस भिन्न का अर्थ क्या है, भिन्न का अर्थ क्या है। अगर मैंने लिखा 20% बराबर 1/5, तो इस 1/5 को क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, इसका क्या अर्थ है, इसको समझाने में मुझे लगभग 1 से 2 क्लासें लगेंगी। ठीक है, कि भैया इस फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। और तीसरा है मेरे बच्चे रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम। यानी जो सवाल हमारे साथ होंगे उनके साथ हम फ्रैक्शन को कैसे रिलेट कर पाएंगे, उनके बीच में कैसे संबंध बैठा पाएंगे, ये सारी कहानी चलेगी। तो कुल मिला के मेरे बच्चों ये मेरा सारे का सारा परसेंटेज का टॉपिक होगा जिसके ऊपर डिस्कस करना है। तो मैंने आपको एक चीज शुरुआत में ही कह दी कि भाई हमें शुरुआत हमेशा जीरो से ही करनी होती है। मेरा पढ़ाने का भी तरीका वही है, बिल्कुल धीरे धीरे और जीरो से चीजें बताने का तरीका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसी मेंटेलिटी के साथ भी इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल धीरे धीरे ही मुझसे पढ़ना चाहते हैं। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि बहुत तेज गति से काम खींचा जाए तो आप किसी दूसरे टीचर का वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तेज अपने से होगा नहीं, हम धीरे धीरे ही पढ़ने वाले लोग हैं, तो वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज मैं अभी बेसिक फ्रैक्शन बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं परसेंटेज पे लेके आऊंगा आपको, और फिर मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन लेके आएंगे, और फिर रिलेशन लेके आएंगे। ठीक है, तो भाई संयम बनाए रखना है ना, संयम बिल्कुल भी खोना नहीं है।
देखिए यार, 20 मिनट का समय लगेगा और बेसिक फ्रैक्शंस के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से आसानी से जान जाएंगे। मात्र 20 मिनट का समय लगेगा। जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो पहले से चीजें जानते होंगे। देखो यार मेरे बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अंश बटे हर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी फ्रैक्शन के बटे में, जब भी किसी भिन्न के बटे में, यानी अंश के बटे जो हर लिखा जाता है, अगर हर यानी जो हर लिखा रहता है, डिनोमिनेटर लिखा रहता है, अगर जो हर है वो 2 की पावर n की फॉर्मेट में है या 5 की पावर n m या m किसी फॉर्मेट में है, या देखिए पेशेंस रखना पड़ेगा। जो ये चाहता है कि बस 1 सेकंड में सीधे परसेंटेज पे सवालों पे ले आएगा टीचर, तो भाई मेरे से वो चीज होगी ही नहीं। तो आप बेशक दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, मैं शुरुआत में ही कह रहा हूं, क्योंकि मेरे से तेज नहीं पढ़ाया जाता, मैं बहुत ढीला पढ़ाता हूं और बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, ठीक है। या 2 की पावर n गुना 5 की पावर m। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि एक बार आपने ये धीरे धीरे जो मैं पढ़ाता हूं ये चीज पढ़ ली तो जीवन में किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे। यानी जब भी किसी भिन्न के हर में अगर हर 2 की पावर कुछ की फॉर्म में हो, या 5 की पावर की कुछ फॉर्म में हो, या 2 की पावर गुना 5 की पावर की कुछ की फॉर्म में हो, तो उत्तर जो आता है वो हमेशा ही शांत दशमलव देता है, शांत दशमलव देता है। हिंदी में इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें जाननी है, मतलब क्या है समझाता हूं, पेशेंस से बस सुनते चले जाना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां कोई नंबर लिख दिया 7, और मैं कहूं यार इसे आप डिवाइड करो 2 की पावर 5 से, यानी मैंने ऐसे लिख दिया कि 7 को आप डिवाइड करो 32 से, तो आप तो जानते हैं कि यार 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो मेरे बच्चों जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, तो 100% इसका जो उत्तर आएगा वो दशमलव के बाद 5 अंकों तक आएगा, 1 2 3 4 5 अंकों तक आएगा। यानी जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो इसका उत्तर दशमलव के 5 अंकों तक जाएगा, और उसके बाद ये रुक जाएगा, वहां खत्म हो जाएगा। मतलब क्या कि जैसे 7 को 32 से भाग दोगे, है ना, तो 7 यहां लिखोगे, 32 से भाग। मैं पहले ही बता चुका हूं यूट्यूब पे पढ़ने वालों को भी कि भाई मैंने जिस हिसाब से 4 साल पहले पढ़ाई थी चीजें, मैं शुरुआत वैसे ही करूंगा, 0 से ही, है ना, और बहुत धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा। तो आप जो खटाखट काम चाह रहे हो वो खटाखट नहीं हो पाएगा अपने से। तो आप परेशान हो, बेटर है दूसरी जगह पढ़ ले। लेकिन अगर बेहतरीन तरीके से और 100% कंप्लीट करना है तो ही जुड़े हमारे साथ। तो आप जानते हैं भाग जाएगा नहीं, ना जाने की 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। अब 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32 दूनी आएगा 64, है ना, घटाएंगे भाई 6 आया, फिर एक और 0 उतारेंगे, फिर 32 से कम 32 लगाएंगे, फिर और घटाएंगे, फिर और लगाएंगे, फिर और घटाएंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से चलता चलता 5 अंकों तक जाएगा, 1 2 3 4 और 5, और 5 अंकों के बाद ये रुक जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, 7 की जगह 5 हो, 6 हो, कुछ भी नंबर है, मैं n लिख लेता हूं, n का मतलब किसी भी फॉर्मेट का नंबर हो। अगर इसके बटे में मान लीजिए मैंने लिखा 5 की पावर 3, और मैं कहूं कि बताओ बेटा डेसिमल के कितने अंकों के बाद रुकेगी ये कहानी, तो आपको बताना है कि सर ये 3 अंकों के बाद रुकेगी। यानी 2 की जो इसकी बेस की पावर मैक्सिमम होती है, मतलब 2 की पावर 5 है तो 5 अंकों के बाद रुकेगी, 5 की पावर 3 है तो 3 अंकों के बाद रुकेगी। अगर मैं आपको कह दूं कि यार ये बताओ 2 की पावर 6 और 5 की पावर 4, अब बताओ ये कितने अंकों के बाद रुकेगी, मतलब ये डेसिमल के बाद कितने अंकों के बाद ये टर्मिनेटिंग डिजिट रुक जाएगा, शांत दशमलव कितने अंकों के बाद रुकेगा, है ना। मैं एक बेसिक से एग्जांपल से शुरुआत करता हूं ताकि आप बात समझ पाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यार 3 बटे 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 4। बस मेरी बात को सुनना और समझना, है ना, बहुत आगे नहीं भागना। और देखिए जीवन में ऐसा कभी नहीं होता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो 100 का 100% आपको चीज समझ आ जाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो कुछ ही समय बाद आपको 100% समझ आएगा। हर व्यक्ति 100% प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको उस रास्ते पर उस संयम के थ्रू आगे बढ़ना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों मैं यहां क्या करता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे,
कि मैं इसे 5 की पावर 2 से ऊपर गुना कर देता हूं और 5 की पावर 2 से नीचे गुना कर देता हूं। बस आप फायदा देखना, ये 25 तीय हो जाएगा भाई 75, 25 तीय, क्योंकि 5 का और 25, 25 तीय आ जाएगा 75। और अगर आप नीचे गौर से देखेंगे तो नीचे हो गया 2 की पावर 6 और बेस सेम होता है मेरे भाई, तो पावर ऐड हो जाती है। इनटू का साइन लगाया मैंने बीच में, तो 4 और 2 6। जिसको नहीं पता ये पावर शॉर्ट्स इंडेसेस होती है तो छोड़ देना, बाद में देख लेना इसको। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 गुना 5 की पावर 6। इसे आप 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 का मतलब बना 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो जब आप इसका उत्तर लिखोगे तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगना है ना। तो भाई यहां दशमलव लगाया, 6 अंकों के बाद, यहां तो सिर्फ 75 ही है, तो फिर हम यहां लिखेंगे 0 0 0 0। तो ये मेरा आंसर होगा। यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी बटे में 2 भी दे रखा हो और 5 भी दे रखा हो, तो जिसकी बड़ी पावर है ना उतने ही अंकों तक दशमलव शिफ्ट होता है, उतने ही अंकों तक दशमलव जाता है ना। तो मैंने यहां देखा कि 2 की पावर 6, 5 की पावर 4 है, यानी कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 6 अंकों के बाद, मतलब 6 यानी डेसिमल से 6 अंक और आगे आएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर 5 की पावर कैसे आया 2? तो मेरे बच्चे पायल 5 की पावर 2 से मैंने गुना किया। क्यों गुना किया? इसलिए देखो यार, एक तो तरीका ये था कि मैं 3 को इनसे गुना करके और फिर सोल्व करूं, लेकिन भाग देने में जब भी नीचे 0 0 होता है ना तो हमेशा आसान होता है। भाग देते वक्त अगर नीचे 0 0 तो हमेशा आसान है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेटा 7 को 5 से भाग दो, तो थोड़ा मुश्किल होगा इसे भाग देने में, थोड़ी मुझे दिक्कत महसूस होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे बच्चे इसे क्या करो 2 से ही ऊपर गुना कर दो और 2 से ही नीचे गुना कर दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, गुना कर सकते हैं। तो ये 14 आ गया और नीचे 10 आ गया। अब भाग देना आसान है, क्योंकि हमने छोटी क्लास में सीखा था 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी आंसर 1.4। तो यहां 2 2 कहीं नहीं दे रखा था, अपनी मर्जी से लाए थे ताकि नीचे 0 वाली फॉर्मेट आ जाए, यानी 10 आ जाए। ऐसे यहां कहीं से नहीं लाए, हमने अपनी मर्जी से उठाया 5 की पावर 2, ताकि ये 5 की पावर 6 हो जाए, ये 2 की पावर 6 था ही, तो इससे पूरा नंबर कंप्लीट हो गया 10 की पावर 6, यानी 10 मतलब 6 बार 0 आ जाए तो आराम से सोल्व करके इसको खत्म करे कहानी को। मेरी बात समझ पा रहे? हाँ है ना। एक बच्चा कह रहा 5 5 से कर सकते थे। भाई इतनी दूरी पे नहीं लेके जाना, मुझे ये चैप्टर ही नहीं है मेरा, तो मुझे तो बेसिक चीज बतानी थी, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझिए। अगर आप 5 5 पे लेके भी जाएंगे इसे मेरे भाई, अगर आप 5 5 पे लेके भी जाएंगे इसको यार, तो आप जरा समझ के देखो कि ऊपर तो 5 3 15 बनेगा, है ना। ऊपर तो बना 5 3 15 और नीचे क्या बना, तो नीचे जब गुना करोगे तो 2 की पावर 6 होता है 64 और 5 की पावर 1 और 4 5, 5 की पावर 5 होता है कितना, 3125। क्या ये आसान रह गया गुना करना? डू यू थिंक इट इज इजी? तो मेरे भाई नहीं, ये आसान नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है। आपको इसे गुना करना पड़ेगा 4 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या को, है ना। आप कहते हैं जी हम तो ट्रिक से गुना कर लें, तो भाई ट्रिक से भी करेगा तब भी टाइम लेगी है ना, तब भी ये चीज टाइम लेगी। तो बेटर तरीका ये कि नीचे 0 बनाया जाए। 0 कब बनता है? 5 गुना 2 से। तो यहाँ 2 की पावर 6 है, तो यहाँ 5 की पावर 6 बनाओ, तो 2 से गुना कर लो। और आपको इतना जाना ही नहीं यार दूर, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी बात को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। मेरा ये चैप्टर ही नहीं है डेसिमल वाला, है ना। मैं तो बस परसेंटेज में जरूरत आनी है इनकी, तो उसके लिए समझा रहा हूं। क्या कि ऊपर कोई भी नंबर हो, 2 की पावर लिखा है सिर्फ, तो भैया जितनी 2 की पावर है उतने पे 0 आएगा, मतलब डेसिमल आएगा, डेसिमल को उतने डिजिट। यहाँ 5 की पावर 3 है तो यहाँ 3 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। यहां अगर ऐसा लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई भी नंबर है, लेट से n कोई नंबर है, और इसे मैं कहूं 2 की पावर 13 गुना 5 की पावर 40, बताओ भाई डेसिमल के बाद कितने अंक और आएंगे? तो आपका उत्तर होगा 40 अंक आएंगे। यानी देखिए कई बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो पैटर्न को समझने का प्रयास करो। जब ये लाइव खत्म हो जाए, रिकॉर्डिंग समझ के फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझना कि इनमें जो बड़ी वैल्यू है उतने ही डेसिमल आगे आते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उतने ही डेसिमल आगे आते हैं। बात समझ गए? देखिए यार इसके ऊपर भी एसएससी ने सवाल उठा रखा है, मैं एक सवाल यहीं पे करा देता हूं आपको। सवाल ये पूछा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। क्या? यहां कोई भी नंबर लिख दिया 15 6 7 3, ठीक है जी, और यहां लिख दिया भैया क्या 4096, ठीक है। यहां लिख दिया 791 बटे 15625, यहां लिख दिया जी 813
813, एक सेकंड हो जाओ, 813, एक सेकंड बता देता हूँ कैलकुलेट करके कुछ भी। ये सिर्फ उनके लिए जो बात को समझना चाहते हैं। कुछ भी लिख देते हैं यार, मान लो यार 625 ये लिख दिया, गए होंगे मेरे बच्चों। ये सवाल लिख दिया और फिर पूछा कि इनका कौन सा आंसर हो सकता है, निम्न में से कौन सा आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन लिख दिए, यहां एक वैल्यू लिखी ए बी सी, कुछ भी लिख दिया यहां पे, पॉइंट ऐसे डॉट डॉट डाल दिए, मतलब कुछ अंक लिख दिए यहां पे, ऐसे एक आगे लिख दिया, ऐसे एक यहां डेसिमल लगा दिया और यहां डेसिमल लगा दिया और पूछा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको एक बात समझनी होगी यहां कि किसी भी सूरत में हम इसको भाग देके नहीं निकाल सकते, यानी हम इसको कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास 3-4-5 सेकंड का समय होगा। 3-4-5 सेकंड में हम कैसे इसको एग्जैक्ट सोल्व कर देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ना इसको एग्जैक्ट सोल्व कर पाएंगे, ना इसको एग्जैक्ट सोल्व कर पाएंगे, हाँ है ना। तो हमें यह दिमाग ये दौड़ाना है। और एक बात हमेशा ध्यान भी रखना कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटा 2.345 और 13.678910356 और यहां मैं लिख दूं 1872.12345। बताओ भाई, इन्हें जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो आपको ये देखना, यहां कितने डिजिट है, 3 है ना। यहां कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। यहां कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 5। तो भाई जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा क्या, 9। तो इसका मतलब जोड़ने पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे मेरे भाई, 9 डिजिट आएंगे। जिस ऑप्शन में 9 डिजिट होंगे वही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। मेरे पॉइंट समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ है ना। तो ऐसे ही इस सवाल में, ये एसएससी का सवाल है भाई, एसएससी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मतलब ये नंबर का कुछ डिफरेंस होगा, कुछ और दे रखे होंगे, मैंने अपनी मर्जी से सवाल बनाया। तो आपको देखना है कि यार 4096 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 होता है 2048, 2 की पावर 12 होता है 4096, यानी यहां 2 की पावर 12। इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो डेसिमल के कितने अंकों के बाद आएगा, 12 अंकों के बाद आएगा। इसका जो उत्तर आएगा वो डेसिमल के 12 अंकों के बाद आएगा। मैं यहां लिखवा देता हूं, यानी डेसिमल के बाद कितने अंक है बाबू, 12 अंक। अंक को बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट, 12 डिजिट। अगर यहां बात करूं 15625 क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि भाई 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 होता है 3125, 5 की पावर 6 होता है कितना, 15625। तो ये हुआ मेरे भाई 5 की पावर 6। इसका मतलब इसको जब सोल्व करोगे तो उत्तर जो आएगा वो कितने अंकों का आएगा भाई, 6 अंकों का आएगा, 6 डिजिट का आएगा, हाँ है ना। ऐसे ही जब इसको देख रहे हो तो 625 गुना 100 लिख सकते हैं, है ना। इसे लिख सकते हैं 625 गुना 100। भाई हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 62,500 को, कोई बुराई है इसमें नहीं। अब आप ये बताओ 625 को लिख देंगे 5 की पावर 4 और 100 को लिखेंगे 25 गुना 4, तो 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, ऐसे लिख देंगे, हाँ है ना। यानी कुल मिला के अर्थ ये बना कि हो गया 5 की पावर 6 और ये 2 की पावर 2, यानी इस वाले एक्सप्रेशन को लिखना है मेरे भाई, तो ये लिखेंगे 5 की पावर 6 गुना 2 की पावर 2। तो मैं आपसे पूछूं कि यार इसको सोल्व करोगे तो कितने अंकों का आंसर आएगा, तो आप कहेंगे सर इसको सोल्व करा तो भी 6 अंकों का आंसर आएगा। और मैंने अभी बताया कि जब भी आप इनको जोड़ेंगे तो जिसमें ज्यादा डिजिट आ रहे तो आंसर में उतने डिजिट आएंगे, यानी जिस ऑप्शन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रखे हो, 12 डिजिट आ रखे हो, वो आपका आंसर है। 12 डिजिट हो, 12 अंक हो, वो आपका आंसर है। क्लियर है। ये एसएससी सीजीएल मींस 2018 का क्वेश्चन है, तीसरे सेट का, मतलब डाटा कुछ और है, बाकी सेम यही फॉर्मेट है। हो सकता है आज 73 की जगह कुछ और दे रखा हो, 74 दे रखा हो, लेकिन तरीका यही है, आंसर भी ऐसा ही निकला। ठीक है। 4096 को कन्वर्ट करना सिखाऊं, 4096 को 2 की पावर 12 लिखते हैं, और ये आपको याद होता है जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में आप इसको 1000 बार यूज करने वाले हैं इस डाटा को। ठीक है। और डाटा के गेम को मत सोचिए, क्योंकि डाटा तो भैया जब पढ़ोगे चीजों को तभी तो जान पाओगे। अगर आज हम पहली बार आ रहे हैं तो यार कैसे जान पाएंगे हम उस चीज को, हाँ है ना। तो विश्वास करिए वो चीज हो जाएगी। और हमारा जो ये बैच है ये हर एग्जाम को मतलब हिट करेगा, चाहे वो रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो,
और किसी स्टेट बोर्ड का हो, बैंक का, हर एक एग्जाम के लिए ये बैच है, ना केवल ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी, ऐसा नहीं है। तो मैं यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही बातें समझाना चाहता था। पहली चीज तो ये कि भाई कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी देगा, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी देगा जब हर में, हर माने डिनोमिनेटर में, हर का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर का कोई नंबर हो, या फिर 5 की पावर का नंबर हो, या फिर 2 गुना 5 की कोई अलग अलग पावर का नंबर हो। उसी स्थिति में दशमलव जो होगा वो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली चीज ये बताना चाह रहा था। दूसरी बात, अगर ऐसा है, फिर मैंने कहा कि भाई टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग होगा, ये मुझे बताना। अगर दो ऑप्शन में 12 डिजिट हो, मेरे भाई इसमें क्या बुराई है? अगर दो ऑप्शन में 12 डिजिट होते बाबू, तो डेसिमल के बाद यहां पे भी 12 डिजिट है, और मान ले अगले ऑप्शन में भी 12 डिजिट है, तो भी भाई ने जोड़ेगा तो डेसिमल के बाद 12 ही डिजिट आने हैं। इसमें क्या बुराई है ना? हाँ विकास भाई, बिल्कुल बात समझ रहे हैं। तो मैं आपको दो चीजें समझाना चाह रहा था। पहली चीज या पहला प्रयास मेरा यह था कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि शांत दशमलव कब होता है। शांत दशमलव कब होता है? तो शांत दशमलव तब होता है जब बटे में या तो 2 की पावर हो, या फिर बटे में 5 की पावर हो, या बटे में 2 की कुछ पावर गुना 5 की कुछ पावर हो, तभी बनता है। दूसरा यह था कि ये पावर हो तो दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद रुकता है। तो बताया कि 2 है तो जो मैक्सिमम पावर है उतने अंकों के बाद, 5 है तो जो मैक्सिमम पावर उतने अंकों के बाद, और 2 और 5 दोनों भी हैं तो जो मैक्सिमम पावर है उतने अंकों के बाद मेरा उत्तर टर्मिनेट होता है, डेसिमल टर्मिनेट होता है। ये मेरा सवाल समझाना था, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से आप सब भाइयों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, ठीक है। ये बात समझ नहीं आई हो, इसको मार देना गोली, क्योंकि मैं वक्त आने पे समझा दूंगा। ये बेसिकली एक टॉपिक आता है नंबर ऑफ डिजिट, है ना, यूट्यूब पे पढ़ा भी हुआ है, तो आप देखना चाहें तो वहां देख भी सकते हैं। वहां ये सवाल बनता है कि भाई दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं, तो ये मैं वहां समझाऊंगा। सर ये चैप्टर कौन सा? भाई ये चैप्टर आज हम परसेंटेज शुरू कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज शुरू करने के लिए हमें उनकी फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा 16 सही 2/3%, तो जब तक आप 2/3 के नेचर को ही नहीं समझोगे तब तक आप ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे। देखिए दो चीजें, एक है क्वेश्चन को सोल्व करना, और दूसरा है, एक तो है भाई हमारे सामने एक सवाल दे दिया और हमने उसे सोल्व कर दिया, पूरा ये करके अपना पूरा दिमाग दौड़ा के सोल्व कर दिया। दूसरा है कि हमने क्वेश्चन देखा और 4 ऑप्शन देखे और खटाक से 1-2 सेकंड में हम आंसर लगा के आगे चले गए। तो आंसर लगा के आगे जाने के लिए बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि आएगी कहां से? फ्रैक्शन के गेम पे। हमें यह पता हो कि डेसिमल के बाद कितने पे टर्मिनेट होना है, और नहीं होना तो कैसा नेचर रहेगा, और किस किस का टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको सीखनी पड़ेगी, तो शांत रह के सिर्फ सीखिएगा भी। आइए, तो डेसिमल यार दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग मीनेटिंग, इन्हें बोलते हैं मेरे बच्चों अशांत दशमलव, ठीक है। देखिए यार, जब भी किसी भिन्न में आप जो समझा रहा हूं बस उसको धीरे से समझते चले जाइए। 20 मिनट से ज्यादा इसमें आपका खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये चीज आपको हर ऑप्शन में हिट करेगी, तो वहां दिक्कत आती है, वरना फिर मुझे वहां अलग से समझाना पड़ता है। इसलिए मैं चैप्टर शुरू होने से पहले ही समझा दे रहा हूं। तो ये मेरा अंश हुआ। अगर इसके बटे कोई हर है, यानी डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, कोई भिन्न है, और अगर यहां नीचे बटे में केवल शब्द पे ध्यान देना, ओनली 2 की पावर n या 5 की पावर n m या 2 की पावर n गुना 5 की पावर n ना हो, तब। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मैंने लिखा है कि जब भी भिन्न के बटे में हर में केवल 2 की पावर ना हो, मतलब केवल 2 की पावर दे रखी है तब तो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन केवल 2 की पावर ना हो या केवल 5 की पावर ना हो या इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन ना हो, तो ऐसा डेसिमल हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। कैसे? जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा 1/3 अब भाग दो, तो 1 3 से भाग देंगे। भाग देना सबको आता है ना भाई, कैसे भाग दोगे भाई? भाग तो जा नहीं रहे पूरा, है ना। ऐसा होता है कि भाग चला जाता, जब तो लिखते नहीं जा रहा तो 0,
दशमलव लगाएंगे, फिर 3 तिये 9, 3 3 जा 9, बचा 1। अब भाई आगे फिर ले जाना है तो फिर एक जीरो लिख लेंगे, आता है ना ये सब, तो फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर 3 तिया 9। तो आपने देखा कि ये ऐसे ही चलता चला जा रहा है। इसे ही हम बच्चों बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब दशमलव के बाद अंक रुकते नहीं हैं और चलते ही रहते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर बटे में केवल या तो 2 हो, 2 की कुछ पावर हो, या केवल, केवल शब्द पे ध्यान देना, मैं उसको क्लियर भी कर रहा हूं एग्जांपल लेके, या केवल 5 की पावर हो, या फिर केवल 2 और 5 की पावर हो, तभी वो टर्मिनेट होता है, तभी वो शांत होता है, अदरवाइज तो वो अशांति चलता रहेगा। जैसे ये बात आ गई समझ में? ये सारी बातें मैं धीरे धीरे करके लिखवा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं मेरे बच्चों कि 1/20 अगर मैं लिख रहा हूं तो ये बताओ इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? इसका दशमलव शांत होगा या अशांत होगा? सिर्फ ये बताइए, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट, टी और एन क्या होगा, टी या एन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर देखिए 20 होता है 4 गुना 5, 4 को 2 की पावर लिखा जा सकता है, 5 को 5 की पावर, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। कोई पूछे कितने अंकों के बाद रुकेगा, तो आप कहेंगे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 1, तो बड़ी पावर क्या है 2, तो यानी दशमलव के 2 अंकों के बाद रुक जाएगा। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है, शांत होगा। वाह, अब मेरी बात सुनिए, समझिए। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा 1/6 बताओ, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? अब इस केवल शब्द पे फोकस करना है, ओनली शब्द पे फोकस करना है। मैंने कहा था कि केवल ये होना चाहिए, या केवल ये होना चाहिए, या केवल ये दोनों होने चाहिए। तो आपने देखा कि 6 को तो हम 2 गुना 3 लिखते हैं, तो केवल 2 तो नहीं आया ना, मतलब अकेला 2 तो नहीं आया ना, नहीं। अगर अकेला 2 नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत दशमलव होगा। आप भाग देना चाहें तो भाग देके देख लें। देखिए 6 में 2 आ रहा है, 6 में 2 आ रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 6 को भाग दें ना, 1 को भाग दें 6 से, भाई भाग तो नहीं जा रहा, तो भाई ना जाने की 0, फिर एक 0 लगाएंगे, 6 एकम 6 आया भैया, बचा 4, उतारी 0, 6 छिंग 36। ये सब बात बच्चों को आती है ना, ये कहानियां, ऐसा मान लेता हूं ये आती है। तो ये आया 4, फिर भाई आपका फिर नहीं जाने लग रहा है, तो फिर एक और 0, तो 6 छिंग 36। आप देखोगे यही 4 6 4 6, ये कहानी चलती रहेगी। तो ये आया, तो इसका उत्तर आया 0.1666 ... इसका क्या अर्थ बना कि भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आया, जबकि यहां तो 2 भी था। तो मेरे बच्चों मैंने साफ साफ लिखा कि केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल इन दोनों का ही प्रोडक्ट हो, तभी टर्मिनेटिंग होता है, बाकियों में नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अशांत दशमलव आएगा। हाँ है ना, ऑप्शन में बहुत जगह इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, बल्कि परसेंटेज में या पूरे अर्थमेटिक में अगर हमें ऑप्शन से सवाल उड़ाना है, तो जब तक ये राजेंद्र भाई ये चीजें नहीं आएंगी, जब तक आप ऑप्शन नहीं उड़ा पाओगे, है ना। क्योंकि वहां इन्हीं समझ की जरूरत होगी कि कहां शांत दशमलव उठाना है, कहां नॉन टर्मिनेटिंग उठाना है, और किससे आंसर सेट होना है। क्लियर है? 2 चीजें रहती है, एक सवाल सोल्व करना और एक पेपर में सवाल को सही उत्तर बताना, 2 अलग बात है। ये बात आ गई समझ में? तो अब मुझे लगता है कि किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं कहूं कि यार ये बताओ कि 15 ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा? तो आपका 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए कि सर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि सर यहां केवल 5 होता तब तो बात थी, यहां तो 5 के साथ और भी तो चीजें जोड़ दी, तो नॉन टर्मिनेटिंग मेरा आंसर आएगा। अब कुछ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको वो चीजें याद रख लेनी, मतलब याद करनी चाहिए, और याद 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 बहुत याद आती है। तो भाई ये याद वाली जो कहानी है, इसको लेके कतई परेशान नहीं होना, क्योंकि धीरे धीरे आप चीजें सीखेंगे, एक बार में आप कोई भी चीजें नहीं सीखने वाले, ठीक है। तो आपके मन में अगर ऐसा हो कि एक ही सेकंड में चीजें आ जाएं, ऐसा नहीं है, बस पेशेंस रख के आप चीजों को समझते चले जाइए, ठीक है। कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ एक की आप डेसिमल प्रवृत्ति आपको याद रखनी चाहिए, जैसे 1/3 है, तो मैंने अभी लिखवाया कि 1/3 जो होता है वो लगभग 0.333333 ये रहता है ना। हम हमेशा के लिए बस इतना याद रख लेंगे कि सर इसका जो उत्तर है वो लगभग 0.3 होता है ना। ज्यादा होगा तो 3 याद कर लेंगे, बस इतना याद कर लेना। क्लियर है? क्योंकि अंत नहीं होना, लगभग लेना। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा 2/3 बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब है कि आपने इसे 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करोगे
ये इसका डबल ही तो हुआ भाई। 1/3 की वैल्यू अगर मान लो x है और मैं अगर दोनों तरफ 2 से गुना कर दूं तो 2/3 की वैल्यू क्या हुई भाई, x को 2 से जो गुना करके आएगा वो उत्तर आ गया। तो ऐसे अगर मैं इसका डबल करने लग रहा हूं तो इसका भी मुझे डबल करना पड़ेगा। तो आंसर लगभग 0.666666 ऐसे आता रहेगा। हम लगभग मान लेंगे 0.66। हाँ है ना। वैसे इसका आंसर ये रहता है 0.66666666। और कहानी ये होती है कि अगर यहाँ 5 से बड़ी वैल्यू तो अंक 1 बढ़ा के इसे अप्रोक्सीमेट मानते हैं, यानी 6-7 मानते हैं। तरीका ये रहता है। बट अभी आप उतने में मत जाइए, सिर्फ इतनी बात समझते चले जाइए। यहीं से धीरे धीरे सारी कीचड़ साफ करेंगे जो भी सवाल को 2-3 सेकंड में करने से रोकती है। हाँ, लेकिन बहुत पेशेंस से धीरे 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 समझ तैयार होगी। आप दिमाग में ये मत बैठाइए कि अरे यार इतनी चीजें क्या हमें याद करनी पड़ेगी। भाई कत्ती याद नहीं करनी पड़ेगी, 0 भी याद नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, आज से 4 महीने पहले अगर मैं ये कहता कि यार आज मैं एक रिया चक्रवर्ती से मिला, वो बहुत खूबसूरत हीरोइन है, और मैं 3 महीने बाद आपसे उसका दोबारा नाम पूछता कि यार मैंने तुम्हें एक बार जिक्र किया था कि मैं एक हीरोइन से मिला था, बड़ी खूबसूरत थी, बताओ उसका क्या नाम था। आपको किसी को भी याद नहीं होगा उसका नाम। लेकिन अब आप अगले 5 साल तक भी नाम याद रखेंगे रिया का। कहानी, क्योंकि आप उस नाम को रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। जब कोई चीज रोज 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 देखी जाती है तो वो मेरे बच्चों आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाती है। यही सरकार भी हमारे साथ कर रही है। लेकिन मैं भी यही करना चाहता हूं, लेकिन इस सवाल पे कि जब हम इन चीजों को रोज पढ़ेंगे, रोज सवालों में यूज करेंगे, तो ये चीजें हमारी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएंगी। जब पहली बार आपने रिया चक्रवर्ती का नाम सुना था तो आपने नोट्स नहीं बनाए थे कि रिया RIYA चक्रवर्ती, मुझे भी नहीं आती स्पेलिंग, और हम इसको डेली फिर लिखें, बार बार लिखें, याद करें। नहीं, ऐसा कभी किया ही नहीं आपने। आपने एक दिन सुना, अगले दिन फिर से सुना, वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो गई, है ना। तो सेम यही कहानी मेरे बच्चे परसेंटेज के साथ है, इनके फ्रैक्शंस के साथ है। आप सिर्फ और सिर्फ इनको रोज की रोज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप सिर्फ सुनते चले जाना। ये चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगी, आपको दिक्कत आनी ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो मस्ती से बस मेरी बात सुनते चले जाइए। मैं अगर आपको कहूं मेरे बच्चे कि 1/6 बताइए क्या होगा, 1/6 बताइए क्या होगा, तो देखो यार, एक तो तरीका यही वाला था जो मैं भी सिखा रहा था, है ना। मतलब किसी की भी निकालनी हो तो निकालने का तरीका यही है कि भाई 6 से भाग देंगे, नहीं जा रहा 0, तो फिर 6 एकम 6 करेंगे, फिर 4 बचा, फिर 0, फिर 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, ये ऐसे चलता रहेगा। यानी मैं एक लगभग वैल्यू लिख रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप उस लगभग वैल्यू को हमेशा के लिए याद कर लेंगे, यानी 0.16। ठीक है, याद करने का मतलब है सिर्फ देखना है, अपने आप याद हो जाएगी। जब रोज न्यूज चैनल की तरह मैं यहां बोलूंगा तो आपको यह चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा 1/7 बताइए क्या होगी, 1/7 बताइए। ये बोर्ड गजब का है, उसमें तो पहले से टाइम खराब हो रहा था। ये वाला बोर्ड अच्छा है। आइए मेरे बच्चों, बढ़े जी जी जी। अब आते हैं आगे। तो यहां तक की मेरी बात समझ गए आप? किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई 1/7 क्या होगा, 1/7 की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबने प्रयास किया होगा 1/7 की वैल्यू निकालने का, तो जरा बताओ 1/7 क्या है। तो आप बोलेंगे सर 1/7 जो मेरा बैठता है वो बैठता है। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर 1/6 इतना है, इसको मिटा दूं, वैसे 1/ इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो ये वाली है मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो अगर मुझे सच मायने में अप्रोक्सीमेट लेना है तो मुझे इसको 0.17 लेना चाहिए, 0.17 लेना चाहिए, हाँ है ना। क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है तो एक आगे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। बस आप लगभग वैल्यू याद रख लीजिए। जो बच्चे ऑप्शन में कह रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूं कि आप परेशान मत होइए, आप 0.16 भी रख लेंगे तो इससे भी जंग जीती जा सकती है। ऐसे ही 1/7 है,
मैं कहूं कि बेटा बताओ 1/7 जो है, 1/7 जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसकी लगभग वैल्यू याद कर रहे हैं जी 0.14, है ना। वैसे तो आगे तक जानी है वैल्यू, तो 0.14 जानी है। ऐसे ही मेरे बच्चों ये बात आ रही समझ में, इसके पोस्टर लगाए बेटा जो मैंने दिए थे तुझे शुरुआत में। देखो मैंने एक पोस्टर भी बनवाए थे यहाँ कि भाई अगर आपको दिखाई दे रही हो सही से, ये सारे उस पर डाल देंगे नोट्स वाले सेक्शन में कि 1/6 जो होता है, 1/6 जो होता है मेरे बच्चों, 1/6 जो होता है वो 0.1666 यानी 0.17 लगभग रहता है। 5/6 यानी इसका 5 गुना करेंगे तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.83। इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लीजिए, ठीक है। याद भी नहीं करना, वक्त के साथ अपने आप याद हो जाएंगे। अब 1/12 होता है 0.8333, ऐसे ही 1/9 होता है मेरे बच्चे 0.111, है ना। आप कहीं निकाल के दिखाओ तो भाई निकालना है तो कुछ नहीं करना, एक को यहीं रख लेना है, 9 को बाहर रख लेना, भाग देना, भाग जा नहीं रहा तो एक 10 लगाएंगे या डेसिमल लगाएंगे, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा भाई, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 9 एकम 9, तो यानी 0.1111, यही कहानी चलती चली जाएगी। मैंने बस उसको बार बार ना लिख के 11 लिख दिया, ठीक है। तो आप इस जिद पे मत रहिएगा कि हर एक को निकाल के दिखाओ, उसकी जरूरत नहीं है, बस बातों को समझते चले जाइए। तो 1/9 जो होता है वो 0.11 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कह दूं कि इसका डबल बताओ और आपको लगभग वैल्यू बतानी है तो 2/9 करेंगे तो ये 0.2222 आएगा। अगर मैं कहूं कि 3/9 बताओ तो इसका 3 गुना करेंगे तो 0.333 आएगा, ठीक है। आप डेसिमल में ये भी बता सकते हैं दोस्तों कि 1/7 जो है इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, दशमलव के कितने अंकों के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, आप ये भी बता सकते हैं डेसिमल में, ठीक है ना। ये नंबर के नेचर पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आप डिजिट वाले चैप्टर में पढ़ लेना। अभी कुछ कुछ बातें बताने की सोच रहा था मैं, क्या आप आगे से सिर्फ इतनी बातें याद रखेंगे कि भाई 1/6 जो रहता है वो मेरा 0.17 लगभग होता है, 1/12 जो होता है वो 0.08 रहता है लगभग, है ना। 1/9 जो है मेरे बच्चे वो मेरा रहता है लगभग 0.11, ठीक है भाई। ऐसे ही मेरा 1/11 जो रहता है, 1/11 मैंने नहीं लिखा, ये लिखा रखा, ठीक है। 1/11 जो रहता है, मैं यहां लिख देता हूं, 1/11 जो रहता है वो मेरा 0.090909 ये कहानियां चलती रहती, यानी मैं इसको कह सकता हूं सिर्फ इतना कि आप इतना याद रख लें कि 1/11 जो होता है वो हमारा लगभग 0.9 होता है। बात आ रही है यहां तक समझ में? और कुछ भी याद नहीं करा रहा और बड़ी बड़ी वैल्यू कुछ याद नहीं करा रहा, ठीक है जी। तो वापसी से अपने मुद्दे पे आते हैं। क्या मुद्दा था अपना, एक बार फिर से लिख देते हैं कि भैया 1/3 जो है, और घबराना नहीं है भाई, पेशेंस रख के आराम से समझते रहना कि 1/3 जो है इसका उत्तर लगभग 0.3, है ना। 1/7 जो है ना, सॉरी 1/6 भी रह गया ना, तो इसका उत्तर लगभग 0.16, है ना। 1/7 है तो मेरे बच्चे इसका लगभग उत्तर 0.14 लगभग पे जाना है। अगर मेरी वैल्यू 1/9 है तो लगभग 0.11, एक मत लिखना, 1 लिख लेना। 1/11 है तो इसका उत्तर आएगा लगभग 0.09, बस भाई। और 1/12 और याद कर लो, याद नहीं करना, मैं रोज पढ़ाऊंगा तो अपने आप याद हो जाएगी 0.8, बस। इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं रटाऊंगा इसमें से, सिर्फ ये चीजें आपको एक दूर वाले से मन में रख लीजिए, आगे काम आ जाएंगे। 1/12 8.333 नहीं होता बेटा, 0.833 होता है ना। तो मैंने 0.08 लिखवाया, वही इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो याद नहीं करनी, बस इनको एक बार देख लो, एक बार कल फिर दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, रोज का यही काम रहेगा। न्यूज चैनल जैसे आज के टाइम में कर रहे हैं ना, ऐसे ही मैं भी रोज दिखाऊंगा। अब आ जाइए आगे की बात पे, ठीक है जी। ये सारे मैं आपको अभी नोट्स वाले सेक्शन में डाल दूंगा कि भैया 1/11 कितना होता है, तो 3/11 कितना होता है, 1/13 कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1/14 कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1/15 कितने को। लेकिन इनकी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, है ना। नोट्स वाले सेक्शन मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने लिखा है बस उतना ही आपको पढ़ना है। देखिए पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना मर्जी पढ़ाया जा सकता है, चीजों को जितना मर्जी आगे खींचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारा 100% परिणाम सफलता की ओर आ जाए। अब मेरे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज,
ठीक है, अभी तो मैंने बताया था बेसिक फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन में कुछ चीजें रह गई, वो समझ लीजिए यार। फ्रैक्शन में कुछ चीजें रह गई, आगे काम आनी है, आज ही काम आनी है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है मिक्स फ्रैक्शन, बस इसको समझाना ही है हल्का सा कि इसका जोड़ और घटा कैसे करते हैं। देखिए यार मेरे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन का हिंदी में कहते हैं सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। सही या पूर्णांक भिन्न कहते हैं, बहुत सारी जगह पूर्णांक कहते हैं, हमारे हरियाणा में सही भिन्न बोलते हैं इसको, पूर्णांक भिन्न। क्या है जी ये कहानी, समझिएगा। पूर्णांक भिन्न से मेरा मतलब है मेरे बच्चों, देखिए ये बेसिकली एक चीज को लिखने का तरीका है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि बेटा 2 में 0.3 जोड़ दो, 2 में 0.3 जोड़ दो, तो आप कहेंगे सर 2 में जोड़ोगे तो 2.0 जमा 0.3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 2.3, है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटा यहां प्लस की जगह माइनस का निशान है, अब उत्तर बताओ जी क्या आएगा। तो आप घटा देंगे, आप कहेंगे 2 में से 0.3 गया, उत्तर आया 1.7। कोई बुराई है इसमें? नहीं। लेकिन अब मैं चीज बदल रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा -2 प्लस 0.3, उत्तर बताओ क्या है। तो आप कहेंगे कि सर -2 कुछ नहीं, आगे तो 0 और 0.3, तो घटाने लगोगे तो उत्तर आएगा 1.7, ठीक है ना जी। और किसका आ जाएगा? माइनस का। भाई यहां से हासिल लेंगे, 10 10 में 3 गया, 7 1 बचा, तो -1 में से 0 गया -1, तो उत्तर आया -1.7। इसमें किसी को दिक्कत है? मतलब ये तो छोटी क्लास में ही पढ़ा था कि यार बड़ी में से छोटा घटा दो अगर प्लस माइनस है, बस माइनस का साइन रख गया। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस वाली बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात का अर्थ ये भी निकल के आता है और इस बात का अर्थ ये भी निकल के आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों एक ही अर्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहां लिख दूं 5.3 पे बार, तो इसका मतलब है कि 5.3333333333, यानी इसको रिपीट कर रहे हैं। एक सेकंड रुकना। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? आपको समझ नहीं आई तो फिर से समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 3.4, तो इसका मतलब है -3 जमा 0.4। फिर से समझाता हूं जिस भाई को समझ नहीं आई कहानी। क्या, अगर मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं बात को, कि मान लीजिए मैंने कहा -3 प्लस 0.5, तो एक तो तरीका है कि आप इसे सोल्व ही कर लें। तो 3 में से 0.5 गया, 2.5 बड़ा साइन माइनस का, तो -2.5। ये भी इसका एक तरीका है लिखने का, यानी इसे सोल्व करके लिखने का। दूसरा तरीका कि मैं इसे ऐसे लिख दूं, 3 के ऊपर बार 0.5। मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर बीच में डेसिमल लगा है और इधर बार लगा है, डेसिमल के इधर बार लगा है, तो ये रिपीटेशन को शो कर रहा है। रिपीटेशन यानी रिकर को शो करता है, यानी ये डिजिट बार बार लिखा जाएगा। और अगर डेसिमल से इधर बार लिखा जाता है तो ये माइनस के साइन को शो करता है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये चीजों को रिप्रेजेंट करने का मेरे भाई तरीका है और कुछ है ही नहीं, है ना। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे पक्का। तो अगर मान लीजिए मैंने कुछ भी नंबर लिखा इस तरह का, -5 जमा 0.1, तो आप चाहें तो इसे घटा के -4.9 लिख दें, पूरा सोल्व कर लें। या आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पे बार 0.1। अगर मान लीजिए पेपर में आपके पास एक सवाल आया जो कि एसएससी और रेलवे खूब धड़ल्ले से देता, रेलवे में ये चीजें ज्यादा यूज होती बोर्ड मास के टाइम पे, लिख दे रहा हूं मैं 3.3 पे बार, बताओ जी इसका क्या मतलब है। बच्चा कंफ्यूज क्या है अगर नहीं पता है तो, लेकिन जिनको पता है वो कह देंगे इसका मतलब -3 जमा 0.3 पे बार, और डेसिमल से इधर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है जी 0.33333333333, है ना। ये इसका अर्थ हुआ, समझते ही है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर डेसिमल से इधर है तो रिपीटेशन, डेसिमल से इधर है तो नेगेटिविटी। ये एक बात को लिखने का तरीका है। ऐसे ही मेरे बच्चों एक तरीका है दूसरा, मतलब हर एक नंबर में ये तरीका। मान लीजिए मैंने लिखा 2 जमा 1/3, बताओ भाई क्या हुआ। तो आप सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3, आप कहेंगे सर उत्तर आ गया 7/3। या इसी बात को लिखने का एक तरीका है कि 2:1/3। तो मेरे बच्चों
इन दोनों चीजों के जोड़ यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, जमा में भिन्न, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में भिन्न। तो एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को लिखने का तरीका है, एक तो हम पूरा सोल्व करके लिख दें या हम इसको इस तरीके से लिख दें, है ना। अगर मैंने लिखा 2:1/3 तो इसका मतलब है 2 + 1/3, है ना। या मैं इस बात को सोल्व करके लिख दूं। मेरी बात समझ गए, तरीका समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बात को लिखने का तरीका और कुछ है ही नहीं इसमें। अब आगे आते हैं। अगर मैंने लिख दिया 5 सही 1/9, बताओ जिसका क्या मतलब, तो आप कह देंगे जिसका मतलब 5 जमा 1/9, यानी मिक्स फ्रैक्शन जो होती है बेसिकली जोड़ को रिप्रेजेंट करती है। पक्का। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि दोस्त 40 सही 3/11 जमा 49 सही 9/11, ठीक है। या मैं छोटी छोटी वैल्यू लेता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य यहां मिक्स फ्रैक्शन नहीं, बस उसके अर्थ को समझाना है कि 5/11 जमा में 50 सही 3 या 3 की जगह अरे हट रे 4/11, और मैं कह दूं कि इसका उत्तर बताओ या सिर्फ इन दो का ही पूछ बैठूं क्या है उत्तर। तो इसका मतलब आप ये बात जानते हो पहले से कि सर इसका मतलब है 40 जमा 3/11 और इसका मतलब है 49 जमा 5/11, ठीक है। अब 49 और 40 को अलग से जोड़ दूंगा, इकाई इकाई धाई धाई आपको जोड़ना आता है 89, और 3/11 और 5/11 को जोड़ूंगा तो 8/11, यानी मैं इस बात को लिख सकता था 89 सही 8/11। इस बात को आप समझते हैं, 89 सही 8/11, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी आगे की कहानी होती तो और आगे जोड़ देते, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि 2 सही 3/19 जमा 5 सही 12/19 जमा 8 सही 16/19, बताओ जी जोड़ क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है 2 जमा 3/19। देखिए ये डिटेल नहीं है, ये सिर्फ बात का अर्थ समझा रहा हूं, क्योंकि ना तो ये सवाल आना है, लेकिन ये सवालों का हिस्सा हर एक जगह रहना है, और वहां मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, है ना। तो बिल्कुल जीरो वाली चीज लेके समझा रहा हूं ताकि हर बच्चा रिलेट कर पाए अपने आप को इनसे। तो 2 और 5 7 और 8 15, 15 तो हो गया भाई ये, है ना। 3 और 12 15, 15 और 16 31, तो 31/19 आया। अब बनाते कैसे, तो 19 का पाड़ा पढ़ेंगे, 19 से यानी ऐसे लिखते हैं 19 यहां 31 यहां, तो 19 से कम 19, बचा कितना जी 12। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 1 सही 12/19। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर होता है ये हमेशा डिवाइजर होता है, जिसे हम भाजक कहते हैं। भाई छोटी से छोटी चीज भी हमें पता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूरे बैच में हमारे 5 से 6 घंटे खराब हो लेंगे और इससे बड़ी चीज कुछ खराब नहीं होने वाली। ये जो चीज रहती है ये मेरा शेषफल रहता है, रिमाइंडर रहता है, ये मेरा रिमाइंडर रहता है, ये मेरा शेषफल रहता है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखते हैं, आपको पता होगा कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। अगर मैं 19 से भाग दे रहा हूं तो ये चीज हमेशा 19 से छोटी होगी, यानी मिक्स फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू हमेशा ही इससे छोटी होनी चाहिए, हमेशा ही इससे छोटी होनी चाहिए, है ना। तो इन फ्रैक्शन का जोड़ आया 1 सही 12/19, और इसका मतलब है 1 जमा 12/19, तो जोड़ोगे तो 16 सही 12/19, ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है जी, बात आ रही है भाई समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, पक्की बात है, 16 सही 12/19। अब अगली कहानी पे आते हैं, अगर ये बात आपको समझ आई है तो। अब आते हैं जी डिफरेंस पे। मैं अगर आपको कह दूं कि बेटा 10 में से 3 सही 7/39 घटाओ, बेटा क्या है, बताओ उत्तर। तो पहले मैं आपको तरीका सिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं डिटेल भी समझा दूंगा। देखो यार, जब भी मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो मेरे भाई, तो एक बेसिक तरीका ये रहता है कि 10 में से पहले 3 की जगह 4 घटा दो, 10 में से 3 की जगह घटा दो 4। ऐसा क्यों करते हैं मैं समझा रहा हूं। 10 में से 3 की जगह 4 घटाओगे, क्या बचेगा मेरे भाई? 6। क्या बचेगा जी? 6। फिर 39 में से 7 घटा दो, तो 39 में 7 क्या? 32। तो उत्तर आया 6 सही 32/39। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 15 में से आप 11 सही 4/19 घटाओ, तो 11 ना घटा के क्या घटा लीजिए? 12। 11 ना घटा के क्या घटा लीजिए? 12। तो 15 में से 12 गया 3, और 19 में से 4 घटाया 15, तो 15/19। ऐसा क्यों होता है मैं अभी समझा रहा हूं आपको, 1 मिनट बाद, ठीक है। हाँ,
प्रतिभा ऐसा बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप पेशेंस तो रखो बेटा, पहले पहले समझ लो कि रिजल्ट क्या आएगा, फिर मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पक्का? अब आगे की बात समझिए। मैं अगर आपको कहूं कि 100 में से 16 सही 2/3 घटाइए, 100 में से 16 सही 2/3 घटाइए, तो 16 ना घटा के यहां से 17 घटा दो, एक बढ़ के घटाओ, तो 100 में से 17 गया 83, आसान है निकालना, और 3 में से 2 घटाया 1, तो 83 सही 1/3 उत्तर है। मैं अगर आपसे कहूं कि 500 में से 480 सही 13/19 घटाओ, कुछ भी नंबर ले दो, तो 480 ना घटा के 481 घटाओ, 481 सब्ट्रैक्ट करो, तो 500 में से 481 सब्ट्रैक्ट करोगे बचा 19, एक बढ़ा के, और 19 में से 13 गया 6, तो उत्तर आया 19 सही 6/19। ठीक है भाई, मेरी बात समझ पाए जो मैं आपको कहना चाह रहा था? हम तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? है ना? ये तो था कि घटाते कैसे हैं, है ना? ये तो था कि घटाते कैसे हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझा रहा हूं, आप इतना ना कमेंट करो कि ऐसा क्यों करें, मैं बता रहा हूं, बात को समझा करो आप तो बस। चलो एक आखिरी बताओ घटा के, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम तो समझदार हो गए, फिर मैं इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपसे कहूं कि 567 में से 16 सही 5/11 घटा दो, बताओ जी क्या है? अरे आदित्य क्यों भी बता रहा हूं भाई, टाइप वाइज सब बताऊंगा। पवन अभी सिर्फ और सिर्फ आप एक काम करिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज बताइए, फ्रैक्शन के बारे में जानकारी बताइए, क्योंकि परसेंटेज में मैं सारी फ्रैक्शन करवाऊंगा आपको, तो वहां के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी ना मेरे भाई, तो हैव सम पेशेंस। तो भाई 16 की जगह क्या घटा दो? 17, तो 567 से 17। जिन भाइयों को घटाना नहीं आता, इकाई से इकाई घटाओ, 2.5 से 2.5, 7 में 7 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 550 आया। फिर तरीका होता है 11 में से 5 घटा दो, 6/11, तो 550 से ही 6/11 आपका उत्तर आ गया। बात आई समझ में? ये तो था घटाना कैसे है। अब ऐसा क्यों घटाते हैं, ऐसा क्यों करते हो वो समझाता हूं, ठीक है? क्योंकि हर जगह मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको मैं पहले से ही तैयार कर ले रहा हूं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि यार ये पहाड़ है ना मेरे बच्चे, यहां ये टॉप है, अगर हम यहां से चढ़ना चाह रहे हैं ना, तो अगर हम ये सोचे कि जल्दी जल्दी कदम रखते चले जाओ, जल्दी जल्दी कदम रख के चले जाओ, आपकी औकात यहां के खत्म हो लेगी, जो अक्सर एक सामान्य आदमी की पहाड़ पे चढ़ते वक्त हो जाती है। लेकिन जो पहाड़ी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी पोस्चर को ठीक करते हैं, उनको पता है कि चढ़ना कैसे चाहिए, और वो बिल्कुल धीरे धीरे अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए धीरे 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 बढ़ते हैं, और वो अल्टीमेटली माउंट एवरेस्ट पे भी आसानी से चढ़ते हैं। यानी आसानी से तो नहीं, मतलब मुश्किल होती होगी, लेकिन अच्छा चढ़ते हैं हमसे। तो आपको इस प्रोसेस में ढलना पड़ेगा। हाँ, मैं कह रहा था ऐसा क्यों करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 - 16 सही 2/3। तो मैं 16 में एक क्यों जोड़ दे रहा हूं वो कहानी समझाता हूं। ये 100 आप सब अच्छे से जानते हैं कि 16 सही 2/3 16:2/3 का मतलब है 16 + 2/3। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? नहीं। अब मेरे बच्चों यहां तक की कहानी तो आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूं अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से इसमें क्या कर लेता हूं, 1/3 जोड़ देता हूं और 1/3 घटा देता हूं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य यह है कि अगर मैं ये काम नहीं करता, अगर मैं ये काम नहीं करता, इफ आई विल नॉट डू दैट वर्क, तो ये 100 - 16 और -2/3, 100 में से 16 गया मेरा आता 84, और -2/3 ये घटाने में पसीने आ जाते हैं हमारे। हाँ है ना? अगर 84 में यहां प्लस का साइन हो तो 1 सेकंड में आ जाए 84 सही 2/3। मैं यहां प्लस लाना चाह रहा था, इस वजह से ही मैंने वहां पे ये काम किया। क्या कि मैं अपनी मर्जी से 1/3 जोड़ लेता हूं और अपनी मर्जी से 1/3 घटा लेता हूं। आपका इससे क्या हासिल कर लिया आपने? तो भैया हासिल वासिल तो कुछ नहीं हुआ। 2/3 और 1/3 को जोड़ोगे क्या हो गया? 3/3। 3/3 का मतलब हुआ 1, 16 में 1 जोड़ा 17। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता था कि 100 - 17 - 1/3। अब मुझे फायदा ये हुआ कि माइनस जब माइनस से टकराएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो 100 - 17 और प्लस में 1/3, तो 100 में से 17 गया भाई, बचा 83, जमा 1/3 करेंगे तो उत्तर आया 83 सही 1/3।
ये आपका आंसर आ गया। 83 सही 1/3 आपका उत्तर आ गया। समझ गए? तो क्या आप मेरे उस लॉजिक को पकड़ पाए जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि हम कैसे काम कर रहे हैं? हम काम ये कर रहे हैं कि यहाँ 16 सही 2/3 था, तो उसमें माइनस वाली टर्म लिया थे ताकि माइनस से माइनस टकरा के प्लस बन जाए और फिर उसे जोड़ना आसान हो। अगर यहाँ 16 है तो मैं एक बढ़ा क्यों दे रहा था? वो लॉजिक समझ गए भाई मेरा? पक्का क्लियर है? तो ये मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रहा था, लेकिन ये आपका काम ही नहीं है, क्योंकि ये सारा काम मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कराना है और मिक्स फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है। तो एडवांस में जब पढ़ोगे तब आप जानोगे। अभी तो जितने की जरूरत थी वो मैंने पढ़ा दिया मिक्स फ्रैक्शन। अब अल्टीमेटली मेरा भिन्न, जो शब्द भिन्न है ना, उस भिन्न भिन्न आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न का अर्थ क्या होता है और मैं क्या समझाना आपको चाह रहा था। ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मैं आगे की बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अब ऑफिशियली मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इतना जो समय आपका लगा इससे कुछ खराब नहीं हुआ, बल्कि आप बहुत सारी चीजें आज जान पाए कि कैसे काम करते हैं। बेटा मिला मोबाइल दियो, है ना? तो अब मेरे बच्चों हम परसेंटेज की तरफ आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज सीख रहे हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, मस्त रहने का। सोशल डिस्टेंसिंग आ जी भैया। देखिए यार, अब हमारा चैप्टर है परसेंटेज। आ जी सर, कौन है सर? 5 मिनट रुक जाओ, बंद कर दे बेटा। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। हिंदी और अंग्रेजी दोनों की मात्राओं में, मतलब स्पेलिंग में कमियां नहीं छाटनी है। ठीक है, अब हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रति का मतलब समझते हो ना? जैसे हम, आप केले लेके जाने लग रहे हैं इस तरह से, बहुत सारे केले हैं आपकी पन्नी में। मैं पूछूंगा यार क्या केले क्या भाव लाया, तो आप कहोगे यार 50 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन, तो ये प्रति का मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है कि भैया 1 दर्जन चीज 50 रुपए में लाए। तो ऐसे ही प्रतिशत का मतलब है कि प्रति 100 पे, यानी हर 100 पे कोई वैल्यू प्रतिशत कहलाती है। हर 100 पे कोई वैल्यू प्रतिशत कहलाती है। 100 के सापेक्ष में कोई मान परसेंटेज कहलाता है। ठीक है जी, प्रति मतलब प्रतिभा। बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आगे। मेरे बच्चों, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यार इस पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ कि 10 सेंटीमीटर लंबाई इस पेन का कितना परसेंटेज हुई? 10 सेंटीमीटर लंबाई इस पेन का कितना परसेंटेज हुई? या मैं एक और एग्जांपल लेके देता हूं। मैं कहूं कि यार ये कोई ट्रेन का डब्बा है और इस ट्रेन के डब्बे में कुल मिला के 9 सीटें। 9 सीटें। कितनी सीटें? 9 सीटें। और मैं कहूं यार हर एक सीट पे आदमी बैठा हुआ है, हर एक सीट पे आदमी बैठा हुआ है, हर एक सीट पे आदमी बैठा हुआ है। तो बताओ कितने प्रतिशत सीटों पे आदमी बैठा है? तो आप कहेंगे भाई प्रतिशत, प्रति 100 का मतलब है कि 100 पे कोई चीज कितनी। तो ऐसे ही यहां 9 था तो 9 पे 9 बैठे हैं, तो मतलब 100% चीजें भरी हुई है। ठीक है जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और हर चीज मेरे बच्चों अपने आप में पूरी होती है। हर चीज अपने आप में पूरी होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने अगर यहां 40% लिखा और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बनाए तो इस परसेंट का क्या मतलब होता है? तो इस परसेंट का मैंने मतलब बताया प्रति 100, यानी 40 पर 100, माने हर 100 पे 40%। का मतलब हर 100 पे वैल्यू 40। तो अगर मेरे बच्चों मुझे इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 40 किस पे? हर 100 पे। तो भैया मैं काटू पीटूंगा तो 2/5। कतई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों को समझते चले जाना। मैं आपसे कहूं यार 25%, बताओ जी इसकी फ्रैक्शन क्या हुई? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब बना 25 किस पे जी? हर 100 पे। तो काटोगे तो 1/4, हाँ है ना? मैं आपको कहूं कि बेटा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। बताओ जिसका क्या मतलब है? तो आप मुझे कहेंगे कि सर पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। तो इस 33 सही 1/3 का मतलब है 33 जमा 1/3, है ना? बताया था मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ क्या है, समझा रखा है मैंने।
तो आप इसे सोल्व करोगे तो 3 को 33 से किया 99, 99 को 1 से किया 100, तो ये बना 100/3, ये बना 100/3। यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 100/3%। हाँ है ना, परसेंट का मतलब हर 100 पे मान 100/3, तो 100/3 मान किस पे भैया, हर 100 पे। तो इसको सही करके लिखोगे तो 100/3 और बटे में ये 100, पता है ना ये चीजें। तो काटो पीटोगे तो उत्तर निकल के आया है 1/3, यानी 33 सही 1/3% का मान आया 1/3। अगर मैं आपको कहूं कि 16 सही 2/3%, बताइए क्या हुआ, इसका भिन्न में मान बताइए ये प्रतिशत में। तो आप पहले इसे सोल्व करोगे, आप कहोगे सर इसका मतलब है 16 जमा 2/3। तो भाई 3 को 16 से गुना करोगे, 16 3 48, 48 और 2 50/3। तो इसको मेरे बच्चे हम लिखेंगे 50/3%। परसेंट का मतलब हुआ 100 पे, हर 100 पे। तो 50/3% का मतलब बटे 100। तो आप काटोगे पीटोगे तो 50 दूनी 100, तो 1/3 दूनी 6, तो उत्तर आएगा 1/6। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कति धीरे धीरे समझना, कति अंग्रेज नहीं बनना, क्योंकि सिलेक्शन स्टूडेंट का होना, अंग्रेज का नहीं। 1 सेकंड लगता है इन चीजों को मैं जल्दी जल्दी कर करके खटाखट करके सवालों पे ले आऊं, लेकिन उससे होगा क्या कि चीजें कभी भी क्लियर नहीं होने वाली है। लाइफ में कहीं ना कहीं आपको डाउट रह ही जाएगा सवाल में, आपका मन हर जगह ये कहेगा अरे यार अभी 100% बात नहीं बनी, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो 100% बात बन जाएगी, पक्की बात है। अब जरा आ गई, मैं आपको कहूं क्या कि भाई 17 सही 1/4% बताओ कितना बना। तो आप पहले इसका मतलब तोड़ोगे जी, इसका मतलब बना 17 जमा 1/4, तो 17 चौको 68 और 1 69, तो ये हुआ जी 69/4%। परसेंट का मतलब हुआ जी 100, तो 69/4 गुना 100, तो उत्तर आया जी कितना, 69/400। ये मेरा आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपको कहूं कि बेटा बताओ 37.5% कितना हुआ, 37:1/2% कितना हुआ, तो आपको पहले इसका अर्थ समझना होगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है 37 + 1/2, हाँ है ना। तो 37 दूनी 74 और 1 75, तो यह आया मेरे भाई 75/2%। परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी 75/2 और गुना में करेंगे जी 100। तो 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100, तो उत्तर आया जी 3/8, यानी इसकी भिन्नाई 3/8। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी परसेंटेज की वैल्यू हो, कोई भी परसेंटेज की वैल्यू हो, अगर हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, भिन्न में लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम भिन्न में लिखते हैं कि बटे 100 करके। अगर वो सिंपल फ्रैक्शन नहीं है तो पहले उसे सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो, फिर 100 से भाग दे दो, फिर जाके आपका आंसर आ जाएगा। पक्की बात है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने समझाया कि किसी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि किसी फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाई जाती है। जैसे मैं कहूं यार 1/2 को परसेंट में बनाओ, तो इसका मतलब है कि यार 2 पे कोई चीज 1। भाई 1/2 का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं यार मेरे पास जितना धन तुम्हारे पास है उसका 1/5वां हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 है, आपके पास 5 है, तो मेरे पास कितना है? 1। तो है तो ये भी प्रति के सापेक्ष में, यानी हर 5 पे 1, लेकिन वो कह रहा है परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज का मतलब हुआ कि भाई हर 5 पे 1 है, लेकिन मुझे हर 5 पे मत बता, मुझे तो हर 100 पे बता। हर 100 पे बता कितना बना, तो 20 बना। तो ऐसे ही फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो आपको किससे गुना करना चाहिए? 100 से। ठीक है, तो 2 को 100 से गुना किया, 50% आया। मैं अगर आपको कह दूं बेटा 1/5 बताओ कितना परसेंट बना, तो गुना 100 करेंगे, तो कट पिट के आएगा जी 20%। मैं अगर आपको कहूं जी 1/3 बताओ कितना, 1/3 की वैल्यू तो 0.33333 होनी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, यानी 1/3 का हर 100 पे मान बताओ, तो 100 से गुना करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 33.33333। बात समझ रहे हैं? या भाग देना है, मतलब कुल मिला के आप तो जानते हैं ये आएगा 100/3 पक्का। और 100/3 को जब आप ऐसे भाग दोगे तो 33 3 99 आ जाएगा, बचेगा 1। जो कत्ती जिनको कम पल्ले पड़ता वो अब ध्यान से समझ लेना। तो 33 सही 1/3%। बात आ रही है यहां तक समझ में? अब आगे बढ़े।
जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेटा बताओ 1/6 कितना परसेंट बना, तो आप इंटू 100 करोगे, इंटू 100 करोगे, इंटू 100 करोगे तो 3 2 तिया 6, 2 50 100, तो उत्तर आया भाई 50/3। 50/3 को जब आप लिखोगे तो 50 को यहां लिखना, 3 से भाग देना, तो 3 एकम 3, उतारा 2, 0, 3 चिंग 18, उतारा 2, तो उत्तर आया 16 सही 2/3। और ये बात जो मैंने आज समझाई थी, इसको ध्यान रखना कि ये हमेशा ही भाजक रहता है, डिवाइजर रहता है। ये हमेशा ही भाजक होता है, डिवाइजर होता है। और मेरे बच्चों ये हमेशा ही शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर होता है, ये भाजक डिवाइजर होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तभी वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी, अदरवाइज वो मिक्स फ्रैक्शन कभी भी नहीं कहलाएगी। बात आई जी यहां तक समझ में? तो मैंने अब आपको ये बताया कि यार कोई भी फ्रैक्शन दे रखी हो, उसको अगर परसेंटेज में बनाना हो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बनाना हो, या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बनाना हो, तो ये कैसे किया जाता है? अखिलेश नहीं भाई, जो आप पूछ रहे हो गलत है। लाइव क्लास। अब आगे बढ़े, अब हम आगे आते हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चों कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं, है ना, जिनको हमें याद रख लेना चाहिए, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मैं वो लिखवा देता हूं। जो आपको पता है आप धीरे धीरे बोलते रहना। 1/2 कितनी होती है जी? 50%। 1/3 कितना होता है जी? 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होता है? 25%। 1/5 क्या होता है जी? 20%। 1/6 क्या होता है जी? 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होता है जी? 14 सही 2/7%। आप कहें कैसे निकली? तो जैसे अभी की थी 1/7 की निकालनी, तो गुना 100 करके निकाल लेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों 1/8 कितना होता है जी? 12.5%। ठीक है जी। 1/9 कितना होता है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 11 सही 1/9%। कैसे निकला? वही 100 से गुना करके। 1/10 कितना होता है जी? 10%। 1/11 कितना होता है जी? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है जी? 8 सही 1/2%। 1/3%, सॉरी नहीं बना सही सा। 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है जी? 7 सही 9/13%। 1/14 क्या होता है जी? 7 सही 1/7%। 1/15 क्या होता है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 6 सही 2/3%। 1/16 क्या होता है जी? 6 सही 1/4%। 1/17 क्या होता है जी? 5 सही 15/17। 1/18 क्या होता है? 5 सही 10/18 भी लिख देते हैं हम इसे चाहें तो। ठीक है जी। या हम इसको अगर काटना चाहें तो काट के भी लिख देते हैं मेरे भाई। कितना लिखेंगे? 5/9%। अगर मैं कहूं 1/19 बताओ जी कितना होगा? तो 5 सही 5/19%। अगर मैं 1/20 कहूं आपको तो यह होगा मेरे बच्चों 5%। ठीक है जी। ऐसे ही मैं आपको 1/24 को, सॉरी 1/24 कहूं तो 4 सही 1/6%। 1/30 बोलूं, सॉरी 1/25, तो ये होगा मेरे बच्चों 4%। 1/30 कहूं तो ये होगा 3 सही 1/3%। और मेरे बच्चे 1/40 होगा तो इसको बोलते हैं 2.5%। 1/50 होगा तो इसको बोलेंगे जी 2%। मेरे बच्चों ये बेसिक फ्रैक्शन है
ठीक है जी। इनका डेसिमल में जो एक्सपेंशन होगा, जैसे इसका डेसिमल में क्या एक्सपेंशन होगा, इसका क्या एक्सपेंशन होगा, जो नोट्स वाला सेक्शन है कैरियर ऐप पे, उस पर मैं अभी अपलोड करा दूंगा इस बैच के बाद, ठीक है जी। ये हमारी बेसिक फ्रैक्शंस है मेरे बच्चों, जिसके ऊपर हमें काम करना है आगे, ठीक है। आप दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्यों हमें इतनी चीजें याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद नहीं करनी पड़ेगी। फंडा एक, रोज जब इन्हीं चीजों पे याद काम करेंगे, अखिलेश भाई यही तो समझा रहा हूं, याद नहीं करनी, किसी सूरत में याद नहीं करनी। अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझे भूल के दिखाओ, तो आप भूल सकते हो। अगर आप मुझे 1-2 साल नहीं देखेंगे लगातार, तो आप भूल जाएंगे, है ना। लोग कहते हैं ना पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता, पहला जाए दूसरा आए तो तुम पहला तुरंत भूल जाओगे। यानी जो चीज तुम्हारे सामने रोज रहेगी वो हमेशा याद रहेगी, जो आंखों से दूर वो भूल गए। तो भाई कहानी बहुत आसान है, टेंशन ही मत लो, ये कहानी रोज आपकी आंखों के सामने आनी है। जब तक अर्थमेटिक चलेगा ये कहानियां रोज चलनी है, यानी हर एक का कहीं ना कहीं जाना है, तो ये चीजें अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो आज के लिए भाई यहीं इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि अब समय बचा नहीं कि इसके साथ काम किया जाए आगे। कल हम परसेंटेज की इस कहानी से आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, भगवान आप सबका भला करे, सब मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई से दूर ना भागें। हर चीज हर किसी को समझ एक बार में नहीं आती है, लेकिन पेशेंस जिसने रख लिया वो हमेशा जीतता है। आपने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है ना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और मेहनत का सही डायरेक्शन में काम करना भी जरूरी है। यहां हमें कछुए जैसा पेशेंस चाहिए और खरगोश जैसा तेज भागने वाला दिमाग चाहिए, ठीक है, जो खटाखट आगे भागे और आगे आगे चलते चले जाए। तो टेक केयर भाई, गुड नाइट आप सबको, भगवान भला करे आप सबका। थैंक यू यार।